नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लैब अटेंडेंट में बार बार पूछे जाने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिनमें विद्युत परिपथ से लेकर तापी प्रभाव तक कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो इस बार नंबर पक्के करने हैं, तो पहले देखिए ये टॉप 30 MCQs जिन्हें हम 2 भागों में लेकर आ रहे हैं, और इस वीडियो में विद्युत टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 MCQs शामिल है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध जो होता है R, वो निर्भर करता है या अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों L/A का। ठीक है, मतलब लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। और इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के बाद एक नियतांक लगता है, जिसे लिखते हैं हम R = रो L/A। तो यहाँ पर जो स्थिरांक या नियतांक आता है, ये रो, इसी को कहते हैं विद्युत प्रतिरोधकता, जो कि चालक की लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करता, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता। ये चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो चालक किस प्रकार का पदार्थ है, उस पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी वाला इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता एक स्थिरांक है जो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दो समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का अनुपात अर्थात श्रेणी और समानांतर क्या होगा? तो दो समान प्रतिरोध है, उन्हें हम R मान लेते हैं दोनों को। श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? परिणामी प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए RS = हो जाएगा R+R, मतलब 2R। ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम के लिए। समानांतर क्रम में जो है परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग होता है, मतलब समानांतर क्रम को हम लिखेंगे RP = सॉरी दोस्तों, इसको 1/RP लिखेंगे। ठीक है, ये होगा 1/R + 1/R। ठीक है, तो हर बराबर होने पर अंश जुड़ जाते हैं और हर वही रहता है। तो यहाँ पर हर में क्या आ गया? R आ गया, और अंश जो है 1 और 1 2 हो गया। तो ये आया 2/R। अब प्रश्न में क्या पूछा है? RP RS, मतलब श्रेणी क्रम में जो परिणामी प्रतिरोध है और समानांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध है, उसका अनुपात पूछा है। तो हमको 1/RP है, इसमें से RP को ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? RP का मान निकालेंगे तो ये 2/R जो है R/2 हो जाएगा। तो समानांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध RP बराबर हो जाएगा R/2। अब क्या करना है? शुरुआत वाला 2R आया, और ये RP मतलब समानांतर क्रम में जो है परिणामी प्रतिरोध आया R/2। इन दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो क्या करेंगे? 2R/R/2। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 2R गुणित ये 2/R। तो R कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 आया, इसे हम 4/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर आएगा 4:1 श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में। ठीक है, प्रतिरोधों का अनुपात। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 60 वाट और 100 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में 220 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ा जाए तो इनमें से अधिक चमकदार बल्ब कौन सा होगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो अधिक चमकदार दिखाई देगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इनमें प्रतिरोध का मान निकालना पड़ेगा, और इसके लिए एक सूत्र आपको याद रखना है, R = V²/P। ठीक है, R = V²/P।
तो यहाँ पर V स्क्वायर अर्थात वोल्टेज का स्क्वायर, तो वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और P है शक्ति। पहले बल्ब के लिए शक्ति क्या है 60 वाट है, तो इसको 60 से भाग दे देना है। और इसी तरह से दूसरे के लिए निकालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 220 स्क्वायर बटे 100, ठीक है। तो जिसमें आप ज़्यादा से भाग दे रहे हो, 100 से भाग दे रहे हो, उसमें जो है क्या होगा मान कम आएगा, ठीक है, प्रतिरोध का। और 60 से भाग दे रहे हो उसमें जो है प्रतिरोध का मान ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो जिसमें प्रतिरोध का मान जो है ज़्यादा आएगा वो बल्ब ज़्यादा चमकदार होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों 60 वाट वाला बल्ब। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा की पारंपरिक दिशा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो विद्युत किस दिशा में बहती है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल सही है। धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, तो जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में धन आवेश का प्रवाह होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा में तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ए और बी, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसका पांचवा प्रश्न है, एमीटर और वोल्टमीटर के संयोजन के संबंध में सही विकल्प चुने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। एमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि अधिक से अधिक धारा का मापन किया जा सके, और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का पता लगाया जा सके। तो याद रखेंगे एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आज का छठवां प्रश्न है, ओम के नियम के परिपथ विन्यास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ओम के नियम के अनुसार हमको परिपथ बनाना है और उसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर को ज्ञात प्रतिरोध के समानांतर जोड़ा जाता है। तो अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में भी इसे पढ़ा कि वोल्ट मीटर को ज्ञात प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इन्हें भी हमने जान लिया। रियास्केट द्वारा परिपथ का प्रतिरोध केवल बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं, तो ये गलत है दोस्तों। रियास्केट एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिरोध को बदलने के लिए या धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध को बढ़ाया भी जा सकता है रियास्केट के द्वारा और कम भी किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ये वाला सी वाला, रियास्केट द्वारा परिपथ का प्रतिरोध केवल बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। और ये डी वाला जो है परिपथ में धारा प्रवाहित रोकने के लिए एक स्विच का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, लंबाई एल और क्षेत्रफल ए वाले तार को किस अवस्था में बदलने पर उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, ठीक है। तो किस स्थिति में प्रतिरोध सबसे कम होगा, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों प्रतिरोध आर जो है अनुक्रमानुपाती होता है एल अपान ए के, ठीक है। मतलब लंबाई को जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे, ठीक है, प्रतिरोध उतना बढ़ता जाएगा। और क्षेत्रफल को आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को जितना कम करोगे उतना ही जो है आर का मान बढ़ते जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती में है, ठीक है। ठीक है, क्या चीज पूछा है इसमें, प्रतिरोध सबसे कम किस स्थिति में होगा। तो लंबाई को दुगुना और क्षेत्रफल को आधा कर, तो लंबाई डबल हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ना ही बढ़ना है, अनुक्रमानुपाती है, तो ये ऑप्शन गलत है। लंबाई को तिगुना कर और क्षेत्रफल को दुगुना कर, तो इसमें भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। लंबाई को तिगुना कर है तो और बढ़ जाएगा।
लंबाई को आधा कर, तो इसमें क्या कर रहे हैं, लंबाई आधा हो रहा है तो प्रतिरोध भी कम होगा, ठीक है। और क्षेत्रफल को दुगुना कर, तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो यही वाला ऑप्शन जो है दोस्तों सही है इस प्रश्न के लिए, ठीक है। कौन सा, सी वाला, लंबाई को आधा कर और क्षेत्रफल को दुगुना कर, तार में कोई परिवर्तन न कर, तो उसमें तो प्रतिरोध कम होने वाला नहीं है। तो सही जवाब क्या हुआ, सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि किसी लंबे सोलेनाइड मतलब विद्युत मोटर जिसमें कुंडली होती है में प्रवाहित धारा की दिशा उलट दी जाए तो उसकी चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, धारा की दिशा को पलट रहे हैं। तो चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव धारा के प्रवाह के हिसाब से होता है, और धारा के प्रवाह की दिशा को बदल देंगे तो वो ध्रुव भी परस्पर बदल जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ए वाला। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो किसके माध्यम से डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये बताना है। तो दाब के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, मैकेनिकल प्रेशर, प्रकाश के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा, ठीक है, सौर पैनल लगा होता है। और उष्मा के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, बल्कि ध्वनि के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने का अभी तक आविष्कार नहीं हो सका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा को आधा कर दिया जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है, किसी निश्चित प्रतिरोध में बहने वाली धारा को आधा करना है। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा दोस्तों कि उष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, जूल तापन नियम के अनुसार H जो है अनुक्रमानुपाती होता है। H मतलब उत्पन्न उष्मा की मात्रा अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों I के स्क्वायर का, मतलब बहने वाली धारा के स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें क्या करना है, इसी I को जो है हमको आधा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, H अनुक्रमानुपाती I बटे 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो H अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों, I स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले की तुलना में ये क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है, मतलब चौथाई हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी वाला इसका सही जवाब होगा। तो इसे याद करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जूल तापन नियम के अनुसार H अनुक्रमानुपाती I स्क्वायर। प्रश्न देखते हैं, जब किसी परिपथ का कुल प्रतिरोध अत्यधिक कम हो जाता है और बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, तब कहा जाता है कि परिपथ में खाली स्थान हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है कि किसी परिपथ का कुल प्रतिरोध अत्यधिक कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगा, तब इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब प्रतिरोध कम हो जाता है और अचानक से धारा बहुत ज़्यादा बहने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूज तार बनाने के लिए जिस धातु या मिश्र धातु का उपयोग होता है उसमें होना चाहिए। तो फ्यूज तार जो बनाते हैं उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, कम गलनांक और अधिक प्रतिरोधकता, अधिक गलनांक और कम प्रतिरोधकता, अधिक गलनांक और अधिक प्रतिरोधकता, कम गलनांक और कम प्रतिरोधकता। तो आपको याद रखना है दोस्तों, फ्यूज तार बनाने के लिए, ठीक है, वो जो तार या मिश्र धातु का उपयोग करेंगे उसका गलनांक कम होना चाहिए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर धारा बहने लगे तो वो जो है गल कर नष्ट हो जाए और गिर जाए, ठीक है, ताकि जो है परिपथ को नुकसान ना पहुँचे। और उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए ताकि सामान्य स्थिति में जो है वो विद्युत धारा के प्रवाह को सहन कर सके, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ए है, कम गलनांक और अधिक प्रतिरोधकता। अगला प्रश्न देखते हैं, किस परिस्थिति में किसी स्थिर वृत्ति कुंडली में धारा प्रेरित होगी। तो स्थिर वृत्ति कुंडली में धारा किस स्थिति में प्रेरित होगी, देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, जब चुंबक को कुंडली के अंदर बाहर तेजी से गति दी जाए, ठीक है। तो चुंबक को
किसी कुंडली के अंदर बाहर बार बार लाया जाए तब जो है कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होगी। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में धारावाही चालक कुंडली पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है और विद्युत मोटर में बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। आज का हमारा अंतिम एवं 15वां प्रश्न है, यदि दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो विभवांतर क्या होता है? प्रति इकाई आवेश किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात इन्हें सूत्र के रूप में लिखा जाता है V = W/Q। ठीक है, तो इसका मात्रक निकालते हैं हम। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि कार्य और आवेश का मान कितना दिया है। तो आवेश का मान दिया है Q बराबर दिया है 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम दिया है और कार्य को दिया है 1 जूल। ठीक है, 1 जूल। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलाम और इसी को वोल्ट कहा जाता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में कि 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसके विभवांतर को 1 वोल्ट कहा जाता है और वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। तो सही जवाब क्या हुआ? ए वाला इसका सही जवाब हुआ।